जी, गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखिए, आज का न्यूज़पेपर हम लोग शुरू कर रहे हैं और आज के न्यूज़पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं उसको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डिनेंस निकाला है एक किसने। कौन निकालता है ऑर्डिनेंस? प्रेसिडेंट निकालता है ऑर्डिनेंस, या गवर्नर के पास पावर है ऑर्डिनेंस निकालने की। याद रख लेंगे, आर्टिकल 123 किसके लिए है? प्रेसिडेंट के लिए। और आर्टिकल 213 किसके लिए है? गवर्नर के लिए। ठीक है, तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स जो है वो आगे पीछे करके मोस्टली याद किए जा सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस का क्या है? 123 फॉर प्रेसिडेंट और 213 फॉर गवर्नर। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, पहले कितने जजेस हुआ करते थे, मतलब अभी तक कितने जजेस हुआ करते हैं? 33+1। 33 जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर और +1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब कितने हो जाएंगे? 37+1, यानी कि 37 जजेस +1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, 1950 में संख्या 7 थी, फिर बढ़ा के 10 की गई, 56 में, 60 में 30, फिर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अब कितनी कर दिए? 37। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, स्पेशली जुडिशरी या फिर ओलेट एग्जाम जो है, क्लैट के अलावा जो एंट्रेंस एग्जाम्स है लॉ के, उसमें पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी है, तो हमेशा हम कितने लिखेंगे? 37+1। ठीक है, 37+1 याद रहे। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ। अच्छा, लॉ कैसे बनता है ये बताओ, सबसे पहले कौन बताएगा लॉ कैसे बनता है? ठीक बात है प्रियांशी, लॉ कैसे बनता है? देन आई गेस वोटिंग होती है दोनों हाउसेस में एंड देन वो प्रेसिडेंट के पास जाता है एंड आफ्टर प्रेसिडेंट साइन करने के बाद वो पास होता है ना दिव्या, यही प्रोसीजर है कि दोनों हाउसेस से पास करना होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। उसको पार्लियामेंट यस बोलते सर। हैं यस पूरे सर। इस सिस्टम को, और पार्लियामेंट से जब पास हो जाता है तो उसको हम, उस बिल को हम लॉ बोल देते हैं। पार्लियामेंट के अंदर क्या इंट्रोड्यूस होता है? बिल इंट्रोड्यूस होता है, और वो बिल जब पास हो जाता है पार्लियामेंट से तो हम उसको एक्ट बोलते हैं। ठीक है, वो एक्ट बन जाता है, यानी कि लॉ बन जाता है। लॉ बनाने का एक और तरीका है, जब, कब? जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तब क्या करें? देखो, आर्टिकल 123 बताता है, पावर देता है प्रेसिडेंट को टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस भी लॉ की तरह ही है, सेम पावर है। जो लॉ की पावर है वही ऑर्डिनेंस की पावर है। ठीक है, ये क्या कहता है? व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? बोथ हाउसेज, क्या दोनों ही हाउसेज, जब यानी कि जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सेशन में नहीं होंगे तभी ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है, या दोनों में से कोई एक? तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि दोनों में से कोई एक, क्योंकि दोनों हाउसेज होने जरूरी है किसी भी लॉ को बनाने के लिए। ठीक है, इसीलिए क्या इंटरप्रिटेशन है इसका? कि आइदर लोकसभा और राज्यसभा और बोथ, अगर ये तीनों कंडीशंस हैं, या तो राज्यसभा सेशन में नहीं है, या लोकसभा सेशन में नहीं है, या दोनों ही सेशन में नहीं है, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट कर सकता है। इसके लिए वर्ड जो यूज होता है वो होता है प्रमलगेशन, यानी कि प्रमलगेट करना। ठीक है, नेचर ऑफ ऑर्डिनेंस क्या होता है? टेम्परेरी लॉ है, लॉ तो है बट इट इज टेम्परेरी। ठीक है, सेम फोर्स एंड इफेक्ट होगा जैसे कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का होता है, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। इट इज एग्जीक्यूटिव लॉ मेकिंग पावर। प्रेसिडेंट क्या होता है? एग्जीक्यूटिव हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है वो कंट्री का। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि 3 व्यवस्थाएं हैं जो पूरा देश चलाती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड किसको माना जाता है? एग्जीक्यूटिव का हेड किसको माना जाता है? प्रेसिडेंट को। इसीलिए क्या है ये? एग्जीक्यूटिव की लॉ मेकिंग पावर है। कहां दे रखी है? कोई पूछे? आर्टिकल 123 के अंदर। ठीक है, कितने समय के लिए एक ऑर्डिनेंस जो है वो वैलिड होगा, ये एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो 6 महीने मैक्सिमम, कितना? 6
मैक्सिमम पीरियड है 6 मंथ्स, ठीक है, मैक्सिमम पीरियड कितना है 6 मंथ्स, और 6 मंथ्स, और क्या कहता है जब पार्लियामेंट वापस सेशन में आ जाए तो उसके 6 हफ्ते तक। तो प्रैक्टिकली ये कितना हो जाता है, क्योंकि जो गैप है 2 सेशंस के बीच में वो भी 6 मंथ्स का है ना। वैसे क्या है कि जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाए उसके 6 हफ्ते तक, यानी कि मैक्सिमम कितना समय रह सकता है 6 महीने और 6 हफ्ते। वैसे अगर पूछे कि एक ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट के सेशन में रहते हुए कितने समय तक रह सकता है, तो 6 वीक्स, और या तो 6 हफ्ते तक रहेगा, या फिर कब तक रहेगा, जब तक पार्लियामेंट उसे विड्रॉ ना कर ले। पार्लियामेंट विड्रॉ कर लेगा वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट पास कर देगा, वो एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम, प्रैक्टिकली मैक्सिमम 7.5 महीने। वैसे 6 महीने का गैप होता है दो पार्लियामेंट सेशन के बीच में, मैक्सिमम गैप 6 महीने का हो सकता है, तो वो 6 महीने प्लस 6 वीक्स, ठीक है। ये मैक्सिमम पीरियड है जब क्या रह सकता है, कोई भी ऑर्डिनेंस वैलिड रह सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के ऊपर भी लिमिटेशन है, कब नहीं कर सकता ऑर्डिनेंस इशू, ऑन मैटर बियॉन्ड पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, पार्लियामेंट की जो पावर है, सिर्फ उसी पावर को यूज करते हुए क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकता। इसके इसके ऊपर भी क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अवेलेबल, ठीक है। और आर्टिकल 368 को अमेंड नहीं कर सकता। आर्टिकल 368 क्या बताता है हमको, अमेंडमेंट। He can amend the constitution. हाँ वेरी गुड प्रियांशी, प्रियांशी ना, हाँ वेरी गुड प्रियांशी। आर्टिकल 368 बताता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कोई भी डाउट हो बीच में रोक के पूछ सकते हैं आप लोग अभी भी। एक ये इम्पोर्टेंट केस है ना, को याद रख, मतलब केस का नाम आप लोगों को याद नहीं रखना है जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। केस का नाम याद रखना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन क्या याद रखेंगे, केस के अंदर क्या चीज कही गई उसको याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करते रहेंगे चीज। तो डीसी बागवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक केस है, इसके अंदर मिसयूज ऑफ पावर ऑफ ऑर्डिनेंस के बारे में बताया गया कि बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही थी, बार बार ऑर्डिनेंस जारी कर रही थी, ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता था, फिर से ऑर्डिनेंस जारी कर दे रही थी, लॉ नहीं बना रहे थे। यानी कि हाउस के अंदर डिस्कशन नहीं हो रहा था, हाउस के अंदर डिस्कशन नहीं हो रहा था, तो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा था, और क्या किया जा रहा था, ऑर्डिनेंस बना के लॉ को पास कर दिया जा रहा था बार बार, ठीक है। तो डीसी वाधवा ने अपने रिसर्च के दौरान इसको देखा और एक पीआईएल फाइल करी। तो ऑर्डिनेंस पावर अंडर 213 किसका है, गवर्नर का, इज ओनली एन इमरजेंसी पावर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है, केवल और केवल इमरजेंसी पावर है, इमरजेंसी में इसका यूज कर सकते हैं। बार बार रिप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस अगेन एंड अगेन इज फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, एक तरीके से एक्सप्लॉइटिंग द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जो प्रोसीजर है लॉ का उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको एक्सप्लॉइट करके क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक है। एक ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ है ना, उसके बाद कहा था कि री नीट कराएंगे, री नीट कराएंगे तो क्या करेंगे साहब, कह रहे हैं कि फीस ले लेंगे, बिना फीस के करा देंगे, कोई बात नहीं। इसके अंदर भी क्या कह रहे हैं कि हमने ऑसम चेकिंग करी है। ऑसम चेकिंग मतलब ये आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है ना। तो OSM का फुल फॉर्म क्या है, ये जुडिशरी के मेंस के पेपर में पूछा जा सकता है, बीएस के और एपीओ के मेंस के पेपर में पूछा जा सकता है। OSM, ऑन स्क्रीन मार्किंग। तो 12th की कॉपीज को इवेल्युएट करने के लिए क्या सिस्टम यूज किया जाता है, ऑसम सिस्टम यूज किया जाता है, ऑन स्क्रीन मार्किंग। इसके अंदर क्या करते हैं, कॉपीज को स्कैन कर लेते हैं, डिजिटली उसको चेक किया जाता है ना। तो एक तरीके से कौन चेक कर रहा है, स्कैन करके इवेल्युएट कर रहे हैं डिजिटली, ऑन मतलब उसके ऊपर सॉफ्टवेयर के ऊपर इसको इवेल्युएट किया जाता है।
तो कुछ कीवर्ड्स दिए होंगे कि ऐसे ऐसे कीवर्ड्स हैं तो इतने नंबर, इतने कम कीवर्ड्स हैं तो इतने नंबर, वो मार्किंग सिस्टम उसके ऊपर अपलोड किया होगा उन्होंने, जिसकी वजह से इस साल 12th में बच्चों के नंबर बहुत खराब हुआ है। तो बच्चों के नंबर बहुत खराब आए, बच्चे बहुत सारे इवेल्युएट भी कराना चाहते हैं। 13,000 तो वो है जो कि जिनकी कॉपी सही से रीड ही नहीं हो पाई, क्योंकि जो उन्होंने इंक यूज करी वो काफी लाइट कलर की थी, तो कॉपी ही सही से अपलोड नहीं हो पाई, वो डिजिटली वो स्कैन ही नहीं कर पाया। तो बहुत सारी समस्याएं आ रही है। और ऐसी समस्याएं खड़ी क्यों हुई? क्योंकि ऐसा मार्किंग सिस्टम रखा गया है ना, क्या करने के नाम पे, एफिशिएंट बनाने के नाम पे, ये एफिशिएंसी है तो ठीक है, और ट्रांसपेरेंट बनाने के नाम पे ये सिस्टम लाया गया। और इससे फिर क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 500 रुपए 700 रुपए फीस जमा करो, फिर लोग कहते हैं तो फिर कम कर दीजिए, 100 रुपए कर दीजिए, 100 रुपए फीस में हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएट कर देंगे। तो 100 रुपए फीस क्यों ली जा रही है? एक मतलब 100 रुपए फीस की बात नहीं है, यहाँ पर बात है उस बच्चे की जिस बच्चे ने नीट का पेपर दिया, पेपर लीक हो गया, या जिसने 12th का पेपर दिया, अब उसके मार्क्स भी खराब आ गए, किस वजह से? औसम चेकिंग की वजह से, है ना। तो उसके साइकोलॉजिकल लेवल पे उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, है ना, वो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार के लोगों को पैदा करना चाहता है, वो एक बड़ा सवाल है ना। सिर्फ यही नहीं कि औसम चेकिंग हो गई या इंक क्लियर नहीं आई, 13,000 बच्चों की आंसर शीट लेजिबिलिटी प्रॉब्लम आ गई, तो वो सारी। हाँ जी। हाँ, अभी तो औसम चेकिंग ही रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कह रही है हमने तो बहुत सारे पेपरों में औसम चेकिंग करी है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, इसमें क्यों दिक्कत आ रही? अब वो चलता रहेगा, अभी तो ये देखो क्या होता है। अब अभी हमने परसों पढ़ा था, गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास 45 डेज का क्या है, 45 डेज का स्टॉक है एलपीजी को लेके, है ना। 45 डेज का स्टॉक, अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 45 डेज का स्टॉक कैसे हो सकता है, इतनी तो स्टॉकिंग कैपेसिटी नहीं है अपनी। तो वो क्या कह रहे हैं कि रोल बैक रोलिंग स्टॉक है, रोलिंग स्टॉक यानी जो शिप के ऊपर है उसको भी स्टॉक मान रहे हैं, जो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज होता है उसको भी स्टॉक मान रहे हैं, तो उन सबको काउंट कर रहे हैं, है ना। जबकि अगर देखा जाए तो सिर्फ 17 दिन का स्टॉक हमारे पास बनाने की कैपेसिटी है, अगर सब फुल है, सारे टैंकर्स फुल है हमारे, तो 17 दिन की कैपेसिटी है हमारी। ठीक है, तो ये एक बस ऐसे पॉइंट है, बस इसको हल्का सा ध्यान रख लेना कितनी कैपेसिटी है हमारी, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इम्पोर्ट के ऊपर, एनर्जी को लेकर हम लोग इम्पोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। दिव्या, ये बात समझ में आ रही है कि एनर्जी को लेकर हम कैसे डिपेंडेंट है, सर व्हाट? एनर्जी को लेकर किस तरीके से हाँ हम सर। लोग डिपेंडेंट हैं दुनिया के ऊपर, यस सर। कैसे को आप कुछ सर बताओगे इसके बारे में? सर एनर्जी मतलब जैसे कि जो भी रिसोर्स हमारे वहाँ पर कम है तो हम उसके लिए दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है, एज हमारे पास वो है नहीं तो हम उसके लिए दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है, क्योंकि एज हमें वो रिक्वायर्ड है। एनर्जी मतलब, एनर्जी से यहाँ क्या मतलब है, जो जब हम एनर्जी कह रहे हैं, एलपीजी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनर्जी से क्या मतलब हुआ? सर एलपी एनर्जी, एलपीजी का आप घर पे क्या करते हो? सर एलपीजी यूज फॉर मतलब सिलेंडर के अंदर होती है गैस जिसकी वजह से हम खाना बनाते हैं, खाना मतलब बनाते हो एनर्जी। तो उसको जलाते हो द ना। पावर दैट द पावर दैट कम्स फ्रॉम कोल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एक्सेट्रा आर नोन एज एनर्जी। हाँ, ये सब चीजों से जो भी हम लोग एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो ये सब क्या हो गए, एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, जैसे कोयला है ना। जैसे हम इंडिया के अंदर क्या करते हैं, हमको बिजली बनानी है तो ये भी एनर्जी से बनती है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं, कोयला जला के स्टीम बनाते हैं, उस स्टीम से टरबाइन घुमाते हैं जिससे ये बिजली बनती है। ठीक है, इसी तरीके से एलपीजी का भी हम कई जगहों पर इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे कांच की जो इंडस्ट्री है वहां पर हम एलपीजी का यूज करते हैं, क्योंकि वो जो ब्लास्ट फर्नेस होता है जिसके अंदर कांच को पिघलाया जाता है, उसके अंदर हमें एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, तो वहां पे एलएनजी का यूज होता है, लिक्विड नेचुरल गैस। ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, या फिर पीएनजी का यूज होता है, पाइप्ड नेचुरल गैस जो होती है। ठीक है, तो गैसेस का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं,
एनर्जी की तरह करते हैं, गैसेस का, पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल को हम लोग रिफाइन करते हैं, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल बनाते हैं, पेट्रोलियम जेली बनती है, केरोसिन बनता है, डीजल बनता है, और दुनिया भर के तमाम प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, और वो थर्माकोल आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारी चीजें किससे बनती है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। ठीक है, पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल से बनती है। अब हमारे यहाँ तो होता नहीं, हमारे यहाँ तो होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करेंगे, दूसरे देशों से खरीदेंगे, है ना। तो हम लोग दूसरे देशों से खरीदते हैं, और आप लोग अभी सुन रहे होंगे कि वेस्ट एशिया में वॉर चल रही है दिव्या? यस सर। वेस्ट एशिया वॉर के बारे में थोड़ा बहुत अवेयर हो? क्या चल रहा है वहाँ पे? यस सर। क्या चल रहा है एग्जैक्टली अभी? सर नॉट एग्जैक्टली आई नो, बट ये कौन सी कंट्री है, इसराइल और शायद से यूएस के बीच में वॉर चल रही है ड्यूरिंग कुछ किसी एरिया को लेकर। एरिया को लेकर ये सब देखो, जियो पॉलिटिकल रीजन है उसके पीछे बहुत सारे। ठीक है, अभी उन रीजंस में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे कि हमको क्या दिक्कत हो गई अगर उन दोनों की वॉर वहां पर हो रही है। तो हमारे यहाँ पेट्रोल आना क्यों बंद हो गया? हमारे यहाँ मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि पेट्रोल मत यूज करो? हमारे यहाँ मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो? हमारे यहाँ मोदी जी कह रहे हैं कि अब्रॉड ट्रैवल मत करो, और खुद अब्रॉड चले गए, है ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे कारण ऐसे ही नहीं कह रहे। ठीक है, कोई भी वार्निंग बिना बात के नहीं आती। ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करो। बैकग्राउंड क्या है कि हम लोग जो तेल लेते हैं, जो ऑयल लेते हैं, यहाँ पर ये जो कंट्रीज आपको दिख रहे हैं ना, ये मैप है, ये इंडिया है ना। इतना मैप तो आपने देखे होगा, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान। तो ये जो ईरान, कुवैत, ईरान, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, ये सारे जो देश आपको दिख रहे हैं ना, ये सब कौन से कंट्रीज है जहां पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भर भर के पाई जाती है? यहाँ भर भर के पाई जाती है। ठीक है, अब हमको इनसे लेना है तो कैसे लेंगे? शिप में रख के लेकर आएंगे, है ना। शिप में रख के लेके आएंगे तो शिपिंग रूट होगा एक। ठीक है, तो ईरान से अगर हमें कुवैत से लेना है तो दिस इज द शिपिंग रूट। यहाँ पे हमारा मुंबई पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है, और कांडला पोर्ट है। ठीक है, गुजरात के अंदर मुंद्रा और कांडला और मुंबई पोर्ट जग पूरी दुनिया को पता है ना। इसी तरीके से इराक से लेना होगा तो भी यही रूट है, ईरान से लेना होगा तो भी यही रूट है, सऊदी अरेबिया से लेना होगा तो भी यही रूट है, यूएई से लेना होगा तो भी यही रूट है, और यहाँ कतर है। ये जो छोटा सा एक कंट्री अलग से दिख रहा है, ये है कतर। कतर में दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है। ठीक है, तो कतर से लेना होगा तो भी यही रूट है। ठीक बात है, यही रूट है ना। अब देखो, ये जो छोटी सी एक जगह दिख रही है आपको, एक छोटा सा पैसेज दिख रहा है, किसके किसके बीच में? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में। गल्फ ऑफ ओमान जाके कहाँ मिल जाएगा? अरेबियन सी में। अरेबियन सी हमारे कंट्री से जुड़ा हुआ है ना। तो गल्फ ऑफ ओमान में आने के लिए कहाँ से पास होना पड़ेगा? इस जो एक छोटा सा पैसेज है, इस पैसेज से हमको पास होना पड़ेगा। इस पैसेज को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। आपने न्यूज में ये नाम सुना है? यस सर। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे ही लड़ाई चल रही है। ये समझो कि यहाँ पर यूएस ब्लॉकेड है, यानी कि यहाँ पर यूएस ने अपने नेवी खड़ी करी हुई है कि यहाँ से हम किसी शिप को जाने नहीं देंगे। यहाँ पर ईरान ने अपनी नेवी खड़ी करी हुई है, कहता है यहाँ से हम किसी की शिप जाने नहीं देंगे। ईरान जिसको जाने देता है, यूएस उसको रोक देता है, और यूएस जिसको चाहता है चला जाए, उसको ईरान आने नहीं देता। ठीक है, तो दोनों का यहाँ पर पावर बैलेंस अभी बन नहीं रहा। पावर बैलेंस जिस दिन बन जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं। दुनिया सर का एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दोबारा से बता दो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस पैसेज का नाम है। देखो, स्ट्रेट किसको बोलते हैं? जहां पर दो बड़ी वाटर बॉडीज किसी एक पतली वाटर बॉडी से जुड़ रही है, जैसे इस केस में गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान जुड़ रहा है। कहां से जुड़ रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जुड़ रहा है। तो एक छोटा पैसेज दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है ना। दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है, पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को, है ना। ठीक है,
समझ में आया? यस सर। और ये जो छोटा सा अलग से कंट्री दिख रहा है, मतलब ये अलग से दुबई के ऊपर आपको दिखा होगा एक अलग सा है यहाँ पर, ये ओमान का ही पार्ट है, ओमान का पार्ट है ये। ठीक है, तो ओमान और ईरान के बीच में पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो ईरान की आर्मी है, उसने यहाँ पे कब्जा कर रखा है और वो किसी को आने जाने नहीं। अब इसी स्ट्रेट से होकर गुजरता है और लगभग इंडिया का 30 to 40% ऑयल यहीं से होके आ रहा था, ऑयल नेचुरल गैस। अब ये स्ट्रेट बंद हो गया तो हमारे पास नेचुरल गैस आनी बंद हो गई, जो आप घर पे खाना पकाते हो वो वाली गैस आनी बंद हो गई, है ना। पेट्रोलियम आना बंद हो गया, तो पेट्रोल की शॉर्टेज है इस टाइम। तो इसीलिए मोदी जी ने बोला कि आप अभी पेट्रोल वगैरह कम यूज करो। ठीक है, ये वाला इशू समझ में आया प्रियांशी आपको और दिव्या आपको दोनों को? यस सर। प्रियांशी जी, प्रियांशी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज कट कट के आ रही है काफी, फिर से बोलो। सर एक्चुअली उसकी नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा ठीक है, नेटवर्क सुधारो, नेटवर्क के लिए मैं क्लास में बताइए ऑनलाइन ना, या तो ऑफलाइन ऑप्शन। ठीक है, तो इंडिया के पास यही कह रहे हैं कि हमारे पास अंडरग्राउंड एलपीजी क्या नहीं है, केवेंस नहीं है। अंडरग्राउंड जो होल्स हेलो अंडरग्राउंड होते हैं जहाँ पर नेचुरल गैस बनती है या पेट्रोलियम रिजर्व होते हैं, वो इंडिया के अंदर नहीं है। स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व भी हम लोग बहुत कम रखते हैं। स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व क्या होता है कि ऐसी कोई आपदा आ जाए जैसी अभी आपकी है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, कल को बाबल मानदेव बंद हो जाए, और भी बहुत सारे चोक पॉइंट्स है दुनिया भर के अंदर इस तरीके के, तो कल को वो बंद हो जाए तो क्या हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए हर एक देश थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखता है आपदा काल के लिए। ठीक है, तो इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व कंपेरेबली छोटा है यूरोप से, और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की बफरिंग हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। तो इंडिया रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन अनइंटरप्टेड मटेरियल लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट। ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा, हमारा सब बढ़िया चलता रहेगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट रुका तो हमारा भी सब कुछ रुक जाएगा। और आज के न्यूज पेपर में हम लोग देखेंगे, इसको क्या देखेंगे कि फ्यूचर में इस वॉर का क्या होने वाला है। ठीक है, न्यूज़पेपर नहीं बताता, लेकिन न्यूज़पेपर का एनालिसिस आपको बता देगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो चैलेंज है इस वॉर की वजह से, उसके ऊपर चैलेंज है। इम्पैक्ट ऑफ फ्यूल इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन इन्फ्लेशन। अच्छा, जब पेट्रोल महंगा हो जाता है, पेट्रोलियम महंगा हो जाता है, गैस महंगी हो जाती है, तो सारी चीजें महंगी हो जाती है, क्योंकि डीजल पेट्रोल इन्हीं सब चीजों से सारा ट्रांसपोर्ट चल रहा है। ट्रक, आपके घर पे जो सब्जी आ रही है, जो दाल आ रही है, तो आपके घर के पड़ोस में तो उग नहीं रही, वो तो कहीं खेत में उग रही होगी, उस खेत से वो फिर ट्रक में लोड हुई होगी, वो ट्रक लेके आया होगा मंडी में, मंडी से फिर आपके घर के सामने वो वेंडर लेके आया होगा, रिटेलर, है ना। ऐसी आती है सब्जी। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या यूज हुआ? एनर्जी यूज हुई, एनर्जी यानी कि डीजल यूज हुआ, और डीजल ने क्या करा? एनर्जी बनाई जिससे ट्रक चला, और ट्रक चला तो फिर एनर्जी अगर महंगी हो जाएगी तो फिर सब कुछ महंगा हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, और हम लोग देख चुके हैं कि जो WPI है वो 8% से ऊपर चल रहा है, 8.3% चल रहा है, 8.8%, 8.8% चल रहा है। ठीक है, तो WPI क्या होता है और CPI क्या होता है, इसका अंतर समझना बहुत जरूरी है। इसको हम लोग किसी भी दिन समझ लेंगे, अभी समझ में नहीं आ रहा, चिंता बिल्कुल मत करो कि हमें सर WPI समझ में नहीं आ रहा या CPI समझ में नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हर महीने एक CPI इंडेक्स, हर महीने एक WPI इंडेक्स आता है, और हर महीने हम उसको डिस्कस करते हैं, तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी इसके बारे में।
इकोनॉमिक्स वाले जितने भी पोर्शन है उसको आप टेंशन नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। अब देखो प्रीलिम्स में या डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आपके यहाँ बनते हैं नेट के अंदर, वो किस तरीके से आ सकते हैं। द स्टेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। जल्दी बता दो आंसर, ए बी सी डी, बताओ जल्दी। मार्गदर्शी केसा जी, दिव्या जी, सर तीनों आंसर ऑप्शन बताइए। बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, केसा जी, गल्फ मार्गदर्शी। ऑप्शन बी, गल्फ पर्सन। हाँ गल्फ ऑफ, सर ऑप्शन बी। हाँ बिल्कुल सही, सबका एकदम सही हो गया। द प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज रिलेटेड टू ग्लोबल व्हीट ट्रेड, क्रूड ऑयल सर ट्रांसपोर्टेशन, बी। टूरिज्म, सर फिशिंग। बी, ऑप्शन बी। बी, क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टेशन, वेरी गुड। Which of the following maritime two points connect the Red Sea and the Gulf of Aden? Malacca, Bosphorus, सर Bab सी। al-Mandeb, Sunda, Bab al-Mandeb, very good. ठीक है। Rising tension between Iran and USA generally leads to fall in global food prices, increase in marine insurance premiums, a reduction in freight charges, या appreciation of oil importing countries currency. Fall in global crude oil prices. नहीं सर नहीं। बी, बी बी। डी, बी है इसका आंसर। हाँ, एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि मतलब अगर ऑयल आ भी रहा है बीच बीच में, कुछ ऐसा नहीं कि सारे टैंकर रुक ही गए हैं, कुछ कुछ टैंकर आ भी गए हैं, तो वो महंगा होने का कारण एक ये भी है कि इंश्योरेंस कंपनीज ने अब मैरीटाइम इंश्योरेंस की फीस अपना वो बढ़ा दिया है, पैसे बढ़ा दिए, तो इंश्योरेंस बहुत महंगा हो गया। ठीक है, कौन सा वाला, जो शिपिंग रूट को वो देता है इंश्योरेंस, कि अगर डूब गया या कुछ हो गया तो हम पैसा भरेंगे। अब वॉर की सिचुएशन है, खतरा बढ़ गया है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ गए। याद रखेंगे, इंक्रीज इन मैरीटाइम मैरीन इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है। यूएस sanctions on Iran are primarily an example of cultural diplomacy, economic coercion, maritime piracy या फिर collective security। जो ईरान के ऊपर Economic। सैंक्शंस लगाए हैं यूएसए ने, वो क्यों लगाए हैं, कल्चरल डिप्लोमेसी के चलते लगाए हैं कि वहाँ पे कल्चर खराब है, वहाँ पे महिलाओं को बुर्का पहनने पे मजबूर किया जाता है, इसलिए वहाँ पे सैंक्शंस लगा देते हैं ताकि महिलाओं का बुर्का हम लोग हटा सकें। इकोनॉमिक कोवर्जन है, उनको इकोनॉमिकली खत्म करने के लिए ये सैंक्शंस लगाए गए हैं ताकि उनकी इकोनॉमी खराब हो जाए, वो डाउनफॉल की तरफ चले। मैरीटाइम पायरेसी, जो पायरेसी होती है, मैरीटाइम पायरेसी यानी कि जो सोमालियन सर पायरेट्स हैं। इकोनॉमिकली, हाँ जी, सर इकोनॉमिकली एज हमें ईरान है जो वो न्यूक्लियर पावर है, तो उसके जिससे कि वो फर्दर राइज ना हो, वो डिक्लाइन हो जाए, तो इस वजह से यूएसए ने सेक्शन लगाया है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इकोनॉमिकली। इकोनॉमिक कोवर्जन, इकोनॉमिक वर्जन आंसर सही है आपका, लेकिन आपको ये किसने बताया कि ईरान न्यूक्लियर पावर है। जी दिव्या जी। सर क्यों गलत गलत है क्या? देखो टेक्निकली तो गलत नहीं है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ईरान ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है कि वो न्यूक्लियर पावर है, तो इसको हम एग्जाम में नहीं लिख सकते कि वो न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है। ये हम लोग क्यों जानते हैं, क्योंकि हम लोग जो एनालाइज कर रहे हैं चीजें, जो लोग कंट्रीज की एक्टिविटीज जो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, और ड्यूरिंग वॉर जो ईरान के अंदर एक 4.2 4.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, तो एक्सपर्ट्स उसके लिए अंदाजा लगाते हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और न्यूक्लियर टेस्ट कर लेना भी न्यूक्लियर बम बना लेने के बराबर नहीं, मतलब न्यूक्लियर टेस्ट करना अलग है और उसको न्यूक्लियर बम बनाना एक अलग चीज है। तो न्यूक्लियर पावर्ड है सामने कैसे, निष्कर्ष यह है कि वो न्यूक्लियर पावर नहीं है। ठीक है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, एक्सपर्ट्स का व्यू है, गलत भी हो सकता है नेचुरली आया वो भूकंप, अर्थक्वेक नेचुरली आया हो, तो उसके ऊपर हम लोग सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते जब तक वो खुद डिक्लेयर ना कर दे, या IAEA इस बात को कंफर्म ना कर दे। IAEA क्या है, फुल फॉर्म बताओ IAEA का, किसा जी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। ए, बाद का ए, ई।
एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो आईएईए का क्या काम है, पूरी दुनिया में ये देखते रहना कि कोई न्यूक्लियर बम तो नहीं बना रहा, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन तो नहीं हो रहा है ना। तो प्रशासन भी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अनुसार ही सब काम कर रहे हैं, तो ये सब देखना उसका काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड बोथ ईरान एंड इंडिया एज मेंबर? G7. नहीं, शंघाई 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 कॉर्पोरेशन। कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। ठीक है, इसके अलावा कोई है ब्रिक्स। जो इनमें नहीं है, ऑप्शंस ब्रिक्स। में नहीं है? ब्रिक, ब्रिक किसमें किसमें? P5+1 जर्मनी है ना, और वो JCPOA वो एक एग्रीमेंट है बस, वो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, वो JCPOA सिर्फ एक एग्रीमेंट था, जो कि अब वो भी खत्म हो चुका है, 2015-18 में खत्म हो चुका है। ठीक है, एक ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एडवाइजरी, इंटरनेशनल एडवाइजरी जारी करी है, किसके लिए? इबोला आउटब्रेक के लिए। ये इबोला कहाँ पर आउटब्रेक हुआ है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड नेबरिंग कंट्री युगांडा। अभी अच्छा, एपिसेंटर पूछा जा सकता है, तो एपिसेंटर कहाँ पर है? कॉन्गो में। ठीक है, ये क्या है? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये क्या है? ये WHO तब जारी करता है जब इंटरनेशनली किसी बीमारी के फैलने की, स्प्रेड होने की आशंका होती है, तब WHO क्या जारी करता है? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, तो इसके अलावा 300 केसेस हैं, 88 लोग मर चुके हैं। इबोला वायरस वायरल डिजीज है और कंटेजियस है। क्या पूछा जाएगा एग्जाम में? वायरल डिजीज है, प्लाज्मोडियम से होती है, बैक्टीरिया से होती है, फंगस से होती है, तो उसके अंदर हम क्या लगाएंगे? वायरस से होती है। कौन सा वायरस होता है इबोला के लिए? इबोला वायरस होता है। कंसर्ट, इंटरनेशनल कंसर्ट। ठीक है, इंटरनेशनल कंसर्ट। ठीक है, इसके अंदर ये हाईली कंटेजियस है, पूछा जाता है ना। कैसे स्प्रेड होती है? तो बॉडी फ्लूइड से, बॉडी फ्लूइड जैसे ब्लड हो गया, वॉमिटिंग हो गई, सिक्रीशंस हो गई, यूरिन हो गया, सलाइवा हो गया, इन सब से क्या हो सकता है? स्प्रेड हो सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है, ऑफन फेटल होता है, यानी कि इसमें डेथ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या है? फीवर, वीकनेस, ब्लीडिंग होना नाक से, कान से, ऑर्गन्स का फेलियर हो जाना। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स, हल्का सा याद रख लेंगे, अभी और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो इसके ऊपर और बात करेंगे। इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, जो उन्होंने कहा। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे। दिव्या, व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी? इफ मे आई नो। What? इंडस, इंडस क्या है? व्हाट इज इंडस? इंडस एक नदी है ना, इतना तो पता है। Sir, it is a river between India and Pakistan. हाँ, तो उसके लिए एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है? यस सर, ये यूनाइटेड नेशन के थ्रू हुई थी ये ट्रीटी साइन, क्योंकि हमारे बीच में वाटर डिस्प्यूट रहता था, तो इस वजह से एक ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें जो इंडस जो रिवर है उसका वाटर कुछ परसेंट इंडिया यूज कर सकता है एंड कुछ परसेंट पाकिस्तान। सर आई डोंट नो द एग्जैक्ट परसेंटेज। ठीक है, कोई नहीं, वो एग्जैक्ट परसेंटेज कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में दिया। हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी सबसे पहले UN ने नहीं कराई थी, वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर कराया। वो हुआ का ब्रोकर, वर्ल्ड बैंक वॉज द ब्रोकर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट ऑफ इंडस वाटर। ठीक है, अब इंडस क्या है? इंडस एक रिवर सिस्टम है, अकेली एक रिवर नहीं है। तो रावी, ब्यास, सतलुज, क्या कहा इस एग्रीमेंट के अनुसार, इस इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार? RBS, रावी, ब्यास, सतलुज इंडिया यूज करेगा, इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान यूज करेगा। ICJ, इंडस, चिनाब और झेलम, पाकिस्तान बार बार ICJ भरता रहता है मुद्दे को लेकर, तो इसीलिए पाकिस्तान कौन सी यूज करेगा? ICJ यूज करेगा। हालांकि
इन सब नदियों का, यानी कि वेस्टर्न नदियां जो है, वेस्टर्न वेस्टर्न किनको बोलेंगे, वेस्टर्न रिवर्स है इंडस, झेलम, चेनाब, और ईस्टर्न रिवर्स है रावी, ब्यास, सतलुज। तो वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान यूज करता है, उसका कुछ पानी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसा होना चाहिए, नॉन कंजम्पटिव होना चाहिए। नॉन कंजम्पटिव यानी कि हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन रन ऑफ द वाटर हाइड्रो पावर प्लांट लगाए, थोड़ा बहुत इरिगेशन के लिए लिमिटेड यूज का कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 में साइन की थी। अब उसको लेकर ये जो हमारे दो प्रोजेक्ट हैं, एक तो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और एक रेकल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सारे के सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इस सिस्टम पे जितने भी है सारे मैंने आप लोगों को लिखा रखे हैं, उनको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, पुराने नोट्स निकाल के उनको रिवाइज कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो किशन गंगा और रेकल को लेके इसने क्या बोला है कि भाई ये जो है ये इंडिया इसको ठीक से यूज नहीं कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया पॉन्डिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, पॉन्डिंग बना रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा पानी को स्टोर कर रहा है इंडिया, ठीक है। तो ये चले गए कहाँ पर, ये चले गए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। हमारा स्टैंड ये है, इस टेक्निकल एक्सपर्ट को बुला लो, न्यूट्रल एक्सपर्ट को बुला लो, दिखवा लो। तीन मैकेनिज्म है ना, तीन मैकेनिज्म उसमें बताए थे, कौन कौन से मैकेनिज्म है, परमानेंट इंडस कमीशन, परमानेंट इंडस कमीशन मंथली अपनी रिव्यू देता है, और छोटे मोटे डिस्प्यूट होंगे तो वो सुलझाएगा। उसके अलावा नेचुरल एक्सपर्ट, न्यूट्रल एक्सपर्ट, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की कमेटी बनाई जा सकती है, उसको बिठाया जा सकता है, उसकी सलाह ली जा सकती है। तीसरा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो ये तीन दस्ते इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ही बताए गए। हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सपर्ट बुलाओ, वो कहते हैं आर्बिट्रेशन की कोर्ट में। तो इसलिए हमने कहा कि हम कोर्ट का ऑर्डर नहीं दे सकते, बस इतनी की बात है। बाकी इंडस वाटर ट्रीटी से हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसके ऊपर जितने इंपॉर्टेंट हो गए पूछे जाएंगे, ठीक है। देखा, टेंशन मत लो, इसके जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो सारे मैं आपको दे दूंगा, याद करो, ठीक है। अब मोदी जी ने कहा है कि घर पे रहो, विदेश यात्रा मत करो, ये मोदी जी गए हैं। इससे पहले कहाँ गए थे, यूएई, पहले यूएई गए। अब मोदी जी का जाना जरूरी क्यों है, क्योंकि पहले यूएई जाके मोदी जी ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का वहाँ पे हमारे लिए जुगाड़ करा। अब बेचारे गए थे नीदरलैंड, बहुत मेहनत करके, और नॉर्वे भी गए साथ में, तो दो देश घूम लिए। अब देखो नीदरलैंड के साथ क्या डील हुई है, नीदरलैंड के साथ हमारी वाटर मैनेजमेंट को लेकर डील है, यूनिक है ना, एग्रीकल्चर को लेकर डील हुई है, हेल्थ को लेकर डील हुई है, रिन्यूएबल एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर डील हुई है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर डील हुई है। और फ्यूचर क्या है, फ्यूचर इज क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, ये फ्यूचर है। जैसे अभी पेट्रोलियम के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं ना सब, अभी क्या मतलब, अभी भी क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर लड़ाई हो ही रही है। सारा का सारा जो भी जियो पॉलिटिकल लेवरेजेस लेने की कोशिश कर रहा है चाइना, क्यों, कैसे कर पा रहा है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल सबसे ज्यादा वो ही निकालता है, वो ही ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट पे उसका कब्जा है, एक्सट्रैक्शन रिफाइनरी पे उसका कब्जा है चाइना का, ठीक है। इसीलिए क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर चाइना क्या करता रहता है, सबको ब्लैकमेल करता रहता है ना। तो उस ब्लैकमेल से बचने के लिए हम लोग चाइना में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे, इसके लिए क्या, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, किसके साथ, एमओयू साइन है। वैसे एमओयू साइन हुआ है। एमओयू क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लागू हो या ना हो, कोई उसका गारंटी नहीं है, ठीक है। गारंटी किसकी है, ये याद कर लो। कोलैबोरेशन हुआ है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का और एएसएमएल का। एएसएमएल क्या है, एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लिथोग्राफी, एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी। ये जो लिथोग्राफी है ना, ये क्या करता है, सेमीकंडक्टर के फैब्रिकेशन का काम करता है, सेमीकंडक्टर के फैब्रिकेशन का। रॉ मटेरियल है ना, एक तो हो गया रॉ मटेरियल, हमको क्या चाहिए, क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स चाहिए, जैसे कोबाल्ट हो गया, और वो हो गया मैग्नेसाइट हो गया,
है ना। तो इस तरीके की मिनरल्स चाहिए। सिल्वर हो गया, क्रिटिकल मिनरल है सिल्वर, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल के ऊपर कब्जा किसका है? चाइना का, ठीक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, अब रॉ मटेरियल तो आ गया, लेकिन एडवांस चिप कैसे बनाएंगे? एडवांस चिप बनेंगी फैब्रिकेशन से, और फैब्रिकेशन सबसे अच्छी यूरोप और यूएसए करता है। यूरोप के साथ हमने क्या किया है? डील किया है एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफ। इसी से क्या बनेगा? इसी से एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम बनेंगे। जितने भी डिफेंस सिस्टम बनते हैं ना, इसी से बनते हैं, एडवांस सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसी से क्या बनेंगे? एआई बनेगा। एआई किससे चलता है? डेटा सेंटर से। डेटा सेंटर बनेंगे एडवांस्ड। तो एडवांसमेंट के लिए क्या जरूरी है इस टाइम पे दुनिया के अंदर? क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये चाहिए, ठीक है। तो इसी की हम लोग डील कर रहे हैं, किसके साथ? नीदरलैंड के साथ। अब नीदरलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दुनिया भर के अंदर क्या हो रहा है? ट्रेड रूट को लेके हाहाकार मचा हुआ है कि कहाँ से जाएगा सामान। तो पोर्ट लॉजिस्टिक्स, क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर इंजीनियरिंग, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के लिए हमें जरूरत है किसकी? नीदरलैंड की, ठीक है। एएसएमएल ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड क्या है? कंपनी है जो लिथोग्राफी मशीन बनाता है। लिथोग्राफी मशीन से ही क्या होती है? सेमीकंडक्टर फैब्रिकेट किए जाते हैं, सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बहुत ही सेंसिटिव इशू इन्होंने टच कर दिया नीदरलैंड वालों ने, बहुत ही सेंसिटिव इशू। किसने? डच प्राइम मिनिस्टर रॉब जेटन। रॉब जेटन कहते हैं कि इंडिया के अंदर मुस्लिम्स को लेकर सही काम नहीं चल रहा, माइनॉरिटीज को क्या किया जा रहा है? माइनॉरिटीज को परसिक्यूट किया जा रहा है, और प्रेस को फ्रीडम नहीं है। बात तो सही है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी 157 रैंक है ना। और माइनॉरिटीज को सप्रेस किया ही जा रहा है इस गवर्नमेंट के अंदर, ये भी झूठ नहीं है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, हमने ये क्या रिस्पॉन्स दिया? सच कंसर्न्स अराइज फ्रॉम लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कहना तो मैं हमारे देश के बारे में समझ नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी ऐसी काम करती है। अबाउट इंडिया डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा इंडिया में, बहुत ज्यादा डाइवर्स चीजें हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी लोगों के अंदर है इंडिया को लेके। इंडिया के अंदर लैंग्वेज को लेके है, कल्चर को लेके है, पहनावे को लेके है, खान पान को लेके है, रिलीजन को लेके है ना। लेकिन अभी क्या है? अभी ये कंसर्न है कि प्रेस हमारी फ्री नहीं है, रिलीजियस फ्रीडम उस तरीके से सबको नहीं मिल रही है जिस तरीके से मिलनी चाहिए, ठीक है। इंडिया एम्फेसाइज पीसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, मल्टीकल्चरल कोएग्जिस्टेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की हमने बात की, ठीक है। तो ऐसे गोलमोल जवाब दे दिया उनका, यार तुम्हें कुछ नहीं आता पता हमारे बारे में, अपना काम करो, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्वे भी गए। नॉर्वे में क्या? नॉर्डिक इंडिया समिट होने वाला है, नॉर्डिक इंडिया समिट, ठीक है। तो उसके अंदर एनर्जी कोऑपरेशन बायलैटरल टॉक्स के लिए गए वहां पर। और जब हम नॉर्डिक कंट्रीज की बात करते हैं तो नॉर्डिक कंट्रीज में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, ये सारे के सारे आ जाते हैं। और यहाँ से ट्रेड, एनएसआर, एनएसआर को कनेक्ट कर लेना है यहाँ से। अभी एनएसआर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, मैं जानबूझ के डिस्कस नहीं करूंगा। और नॉर्वे के, नॉर्डिक कंट्रीज के साथ हमारा अच्छा खासा 19 बिलियन का क्या है? ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दिव्या चलो एक बात बताओ मुझे, हम लोग ऑयल और नेचुरल गैस के लिए डिपेंडेंट हैं, और हम लोग दुनिया भर से इंपोर्ट करने के लिए कंपेल्ड हैं, क्योंकि हमारे देश में तो होता नहीं, है ना। अब दुनिया भर में क्या हुआ कि पहले यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, हमने ईरान से पेट्रोल लेना बंद कर दिया। यूएसए, फिर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, हमने रशिया से पेट्रोल लेना बंद तो नहीं करा, अभी भी ले रहे हैं, लेकिन सैंक्शंस लगा दिए, प्रेशर बना रहा है यूएसए की मत लो उनसे, है ना। तो दुनिया भर में पॉलिटिक्स चल रही है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही है कि भाई हमसे पेट्रोल लो, हमसे पेट्रोल लो। तो ऐसे में
इंडिया को क्या करना चाहिए। अच्छा, अब इंडिया क्या है कि अभी हमारा जो ऑयल और नेचुरल गैस का सप्लाई कट हो गया है, उसकी वजह से हमारे महंगाई बढ़ रही है और ज्यादा बढ़ेगी। अभी अभी तो बढ़ी नहीं है, अभी तो 3 रुपए ही बढ़े हैं पेट्रोलियम पे, पेट्रोल पे और डीजल पे। तो ये 3 रुपए पर्याप्त नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। कम से कम 15 से 20 रुपए बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, गारंटी। ठीक है, अगर नहीं, ये वॉर नहीं रुकने वाली है। ये वॉर अब रुकने वाली नहीं है, इतना आसान नहीं है इसको रोकना। ठीक है, तो ऑयल प्राइसेस तो बढ़ेंगे। तो ऐसे में इंडिया को क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करें कि हमारी डिपेंडेंस कम हो जाए। जी दिव्या जी। हाँ बताओ, आप लोग बताओ। हम्म, वोकल फॉर लोकल कह रहे हैं, इथेनॉल बनाओ और भर लो गाड़ी में, ऐसा कह रहे हैं ये तो। इथेनॉल बनाना ठीक है क्या, इथेनॉल बना के काम चल जाएगा क्या। जी दिव्या जी, माइक खोलिए अपना। सर, accelerating domestic renewable expansion like solar or wind. सोलर और विंड को, हाँ सही बात है, रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, सोलर और विंड। लेकिन सोलर और विंड हमारी एनर्जी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता, ये भी एक सच है। हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहेंगे क्योंकि हमारा कंजम्पशन ज्यादा है। अब कंजम्पशन ज्यादा है, इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे अभी ये रूट बंद हो गया है ना, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं किसी और रूट से, किसी और कंट्री से मंगाने लग जाए, है ना। अगर हम ईरान पे डिपेंडेंट हैं और हम इस रूट से मंगाने के लिए डिपेंडेंट है, छोड़ो उसको, रशिया से मंगाओ इस रूट से, व्लादिवोस्टोक और चेन्नई का रूट जो है, इधर से मंगा ले, है ना। बट या सर, आपका क्वेश्चन ये था ना कि व्हाट इंडिया डू टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस फॉर एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज नहीं, टू कंट्रोल द प्राइसेस, या फिर जो डिपेंडेंस एक कंट्री के ऊपर हमारी बन चुकी है। डिपेंडेंस कैसे बन चुकी है हमारी, देखो दिक्कत ये नहीं है कि हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं, दिक्कत ये है कि हम एक ही कंट्री से बहुत ज्यादा मंगा रहे हैं, तो उसको बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। इस रीजन से हम बहुत ज्यादा मंगा रहे हैं, रशिया से हम बहुत ज्यादा मंगा रहे हैं, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन। हालांकि अप्रोक्सीमेटली 20 कंट्रीज से हम लोग मंगाते हैं, 20 से ज्यादा कंट्रीज से हम लोग मंगाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपना इंपोर्ट डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ दिक्कत है, इधर से मंगा लो, लीबिया से, इजिप्ट से, इधर से मंगा लो, ब्रेंट क्रूड ऑयल मंगाओ, इधर से मंगाओ। तो क्या इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि हमें थोड़ा थोड़ा बहुत सारे देशों से मंगाना चाहिए, ना कि एक ही कंट्री पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो कल को वो क्या करेगा, वो ब्लैकमेल करेगा हमको, कहेगा कि ऐसा है, ये इस डील पे साइन करो, नहीं तो तुम्हारा क्रूड ऑयल का सप्लाई रोक दूंगा। जैसे अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है वो, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कह रहे कि कहा गया डाइवर्सिफिकेशन गेन, कि डाइवर्सिफिकेशन से हमको गेन हो रहा है। हमने डाइवर्सिफाई किया, अप्रैल से हम लोगों ने काफी ज्यादा अप्रैल से पहले से, जब से ये वॉर चल रही है ना, तब से हम लोगों ने बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करना शुरू किया, और इसका हम लोगों को फायदा बहुत ज्यादा हुआ है। इससे हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ गया, जो इंडिया के इतिहास में बहुत कम हुआ है। ये फिनोमिनल है हमारी इकोनॉमी में कि हमने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को बढ़ाया। सर्विस एक्सपोर्ट को बढ़ाना वो होता रहता है, हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि सर्विस में इंडिया लीडिंग है, आईटी सर्विसेज में। हाँ, मर्चेंडाइज वो गुड्स का जो एक्सपोर्ट होता है, गुड्स का जो एक्सपोर्ट होता है उसको बोलते हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। जैसे आटा, दाल, चावल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फोन, ये लैपटॉप, घड़ी, टीवी, फ्रिज, ये सब क्या है, मर्चेंडाइज है, इसको बोलते हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रू नियरली 14% इन अप्रैल 2026। तो अप्रैल में बढ़ने का कारण क्या है, कि हमने अपने एक्सपोर्ट को भी डाइवर्सिफाई किया है। इंपोर्ट को तो डाइवर्सिफाई किया ही है, हमने अपने एक्सपोर्ट को भी डाइवर्सिफाई किया है, जो कि हम एक्सपोर्ट के लिए 20% एक्सपोर्ट हमारा सिर्फ यूएस को जाता था,
तो एक्सपोर्ट के लिए हम यूएसए पे डिपेंडेंट है, यूएसए ने टैरिफ वॉर छेड़ दी पूरी दुनिया के खिलाफ। तो पूरी दुनिया में ये एक मैसेज गया कि भाई यूएस से रिलायबल नहीं है। अगर हम, वो कंजम्पशन वाला देश है, वो इंपोर्ट वाला देश है, वो सारे देशों से बहुत सामान इंपोर्ट करता है, लेकिन रिलायबल मार्केट नहीं है, क्योंकि वहां की पॉलिसी रिलायबल नहीं रही। वहां का पॉलिसी मेकर क्या कर रहा है, आज 20% टैरिफ, कल 25% टैरिफ, आज 50% टैरिफ, फिर 18% टैरिफ, तो कुछ भी चल रहा है। तो हमने क्या किया, हमने अंगोला, नाइजीरिया, श्रीलंका, ऐसे छोटे छोटे देशों में अपना एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई किया। इनको बहुत सामान मिलता, 200% से ज्यादा हाई श्रीलंका के साथ किया हमने एक्सपोर्ट का। तो इससे हमने क्या किया, अपने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को ही ग्रो कर लिया 14%, क्योंकि हम एक ही मार्केट में डिपेंडेंट थे, यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट के ऊपर, कि हम वही बेच सकते हैं। वो एक मिथ खत्म हो गया कि हम वही बेच सकते हैं। हम अफ्रीकन मार्केट में बेच सकते हैं, हम ये आसियान के मार्केट में भी बेच सकते हैं, हम एशियन मार्केट में भी बेच सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाके भी बेच सकते हैं। न्यूजीलैंड के साथ हमने एफटीए किया, तो ये मिडिल ईस्ट के साथ हमने एफटीए किया, यूरोपियन यूनियन के साथ हमने एफटीए किया, है ना। तो हम लोग सामान कई जगहों पर बेच सकते हैं, जरूरी नहीं हम यूएस पे डिपेंडेंट रहे। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या है, गेन है। डाइवर्सिफिकेशन से क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है। ग्रोथ वॉज ड्रिवन बाय, अच्छा ग्रोथ होने का कारण, इस एक्सपोर्ट बढ़ने का कारण एक और भी है कि दुनिया भर के प्राइसेस बढ़ गए। दुनिया भर के प्राइसेस बढ़ गए ना, किससे, ऑयल प्राइसेस बढ़े, फ्राइट प्राइसेस बढ़े, इंश्योरेंस के प्राइसेस बढ़े। तो इससे क्या हुआ, दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के कॉस्ट बढ़ गए, जिससे कि दुनिया भर में सामान का क्या बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया। तो ऐसे में इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रो किया, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर अभी हमारे पेट्रोलियम वगैरह तो इतना इफेक्ट नहीं है। एक्सपेंशन इनटू न्यू एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, जो मैंने आप लोगों को भी बताया कि हमने बहुत सारे एक्सपेंशन किए हैं नए नए डेस्टिनेशंस को लेके। स्ट्रेंथनिंग ऑफ मल्टीपल एक्सपोर्ट सेक्टर, हमने बहुत सारे सेक्टर वाइज भी हमने एक्सपोर्ट बढ़ाया, टेक्सटाइल को लेके, और ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी को लेके, सीमेंट को लेके, स्टील को लेके, तो उसमें भी हमने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमने अच्छे बनाए। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स में हम लोग हैं चैंपियन। फार्मास्यूटिकल और दो चीजों में, मेडिकल में सर्विसेज में भी और फार्मास्यूटिकल्स में भी, और सर्विसेज में आईटी में, हम इन तीन चीजों में दुनिया के चैंपियन, मतलब दुनिया के लीडर है एक तरीके से, कह सकते हो, ठीक है। अब एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन कैसे, अराउंड 20 एक्सपोर्ट सेक्टर्स हमने बढ़ाए, 17 और मोर न्यू डेस्टिनेशन पे हमने डिलीवर किया है। 17 से ज्यादा देश हमने ऐसे ढूंढे जहाँ पे हम सामान अपना पहुंचा सकते हैं। 29 एडिशनल कंट्रीज कंपेयर टू 24-25, 2024-25 से अब हम 29 देशों में और ज्यादा क्या कर रहे हैं, जो 29 देश हमने और जोड़ लिए अपने एक्सपोर्ट की लिस्ट में, ठीक है। हालांकि देखो, वेस्ट एशिया के अंदर जो हमारा एक्सपोर्ट है डिक्लाइन, वो 28% गिर गया। वेस्ट एशिया में सारा रूट ही बंद है, रूट की सारी लड़ाई है, ट्रेड रूट की। जब रूट ही बंद है तो कहाँ से गिरेगा ही। इम्पोर्ट भी गिर गया 32%, ठीक है। तो गोल्ड, अच्छा अब मोदी जी ने गोल्ड लेने को क्यों मना किया, हमने भर भर के गोल्ड लेना शुरू कर दिया था। 82% हमने गोल्ड इम्पोर्ट बढ़ा लिया अप्रैल के महीने में। जब जब लोगों को मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी दिखाई देती है ना, जब ये दिखाई देता है कि शेयर मार्केट कभी भी क्रैश कर सकता है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं। गोल्ड को सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो सेफ इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में हमने 82% इम्पोर्ट अपना गोल्ड का बढ़ा लिया। और गोल्ड का जब इम्पोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे सीएडी पे, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमें पैसा देना पड़ेगा ना, डॉलर देने पड़ेंगे, तो रुपया देना पड़ेगा, डॉलर खरीदना पड़ेगा। और रुपया हम सप्लाई करेंगे तो उसके प्राइस नीचे आएंगे, और डॉलर डिमांड करेंगे तो उसके प्राइस ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो करेंसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इम्पोर्ट बहुत ज्यादा कर लिया अगर हम, तो इम्पोर्ट के लिए इसमें मना किया, ठीक है। सर्विस सेक्टर में देखें तो 49% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट हमने कर दिया है, कंपेयर टू 39% जो कि 2014 में था। आईटी सर्विसेज में हम लोग अभी भी ग्लोबली सिग्निफिकेंट बने हुए हैं, लेकिन लेकिन इसी आर्टिकल में चेतावनी भी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंडिया के आईटी सेक्टर को, जिसमें कि हम लोग सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी लेकर आते हैं, सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी इंडिया में कहाँ से आती है,
हम अपनी आईटी सर्विसेज बेचते हैं दुनिया भर में, इसलिए हमारे यहाँ क्या आता है, सबसे ज्यादा फॉरेन का पैसा आता है, तो उसके अंदर स्लो डाउन आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस हमें बना के रखने, क्वालिटी स्टैंडर्ड बना के रखने, सेल ऑफ प्रोडक्ट, ये सब तो सबको बताइए कि हमें स्केल करना है प्रोडक्शन, क्वालिटी मेंटेन करनी है और कॉस्ट भी कॉम्पिटिटिव बना के रखनी है, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग भी ना हो जाए। ठीक है, ठीक है। अब एक ये आर्टिकल है, ओस्लो समिट मस्ट मार्क इंडिया नॉर्थवर्ड टर्न। ओस्लो समिट क्या है? इंडिया नॉर्डिक समिट जो होने वाला है ना, इसके बारे में अभी भी हमने बात की थी। तो इंडिया ओस्लो इंडिया नॉर्डिक समिट जो होता है वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज के लिए हम लोग करते आ रहे हैं, क्लाइमेट कोऑपरेशन के लिए करते आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे। अब हम लोग आर्थिक, यानी कि आर्थिक, मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, इनके ऊपर भी इस बार हम लोग बात करने वाले हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि ओस्लो समिट जो होगा, ओस्लो अकॉर्ड तो उनका हुआ था, किसका किसके बीच में हुआ था ओस्लो अकॉर्ड? किसा जी मार्गदर्शी, ओस्लो अकॉर्ड सर ईरान ईरान और इसराइल के बीच में हुआ था ना? ईरान इसराइल के बीच में हुआ था, इसराइल और पीएलओ के बीच में अरब्स हुआ था। अरब्स इसराइल और पीएलओ के बीच में। पीएलओ क्या है? पीएलओ क्या है? सर फिलिस्तीन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, फिलिस्तीनियन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ। तो यासिर अराफात जब इसका हेड था तब ये ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, और पीएलओ ने ओस्लो अकॉर्ड के अंदर, पीएलओ ने क्या किया था, इसराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया था और इसराइल ने पीएलओ को रिकॉग्नाइज कर दिया था। उसके बाद से ही ये जो आज फिलिस्तीनियन अथॉरिटीज हैं गाजा, उसके वेस्ट बैंक के अंदर, वो वहीं से इसका वो आया है। ठीक है, पीएलओ से। ठीक है, और पीएलओ से ही एक जो दो विंग निकलती है पीएलओ से, एक तो जो आज हम फिलिस्तीनियन अथॉरिटीज देखते हैं और एक हमास। ठीक है, तो खैर उसके ऊपर डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन किसके ऊपर है? डिस्कशन है इंडिया नॉर्डिक समिट के ऊपर। इंडिया नॉर्डिक समिट हमारे लिए जरूरी क्यों है? हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के इंटरेस्ट है, एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर, क्लाइमेट कंसर्न, सप्लाई चेन रेजिलियंस और स्ट्रेटेजिक पोजीशन। ठीक है, ठीक है। क्यों? देखो इंपॉर्टेंट यहाँ रखना, स्टॉकहोम समिट हुआ 2018 में, कोपेनहेगन 2022 और ओस्लो हो रहा है 2026 में। अब इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम लोग कभी समझेंगे मैप पे। दुनिया भर में लड़ाई किस चीज की है? दुनिया भर में लड़ाई किस चीज की है? देखिए, जी दिव्या जी, यस सर। लड़ाई का मेन कारण क्या है? सर जो वेस्टर्न वॉर चल रही है उसका। दुनिया में कोई भी वॉर चल रही, मतलब मोस्टली वॉर्स का एक ही कारण है, ट्रेड रूट। ट्रेड रूट मुख्य कारण है बहुत सारी वॉर्स का। ठीक है, ट्रेड रूट पे किसका कब्जा रहेगा, कौन अपना ट्रेड रूट के ऊपर ज्यादा कब्जा बना के रखेगा, सारी लड़ाई उसी की है। देखो दुनिया के अंदर कुछ प्रोमिनेंट ट्रेड रूट्स हैं, जैसे अगर हमें यूरोप के साथ ट्रेड करना हो तो इंडिया से निकलेंगे, यहाँ जाएंगे, ये है बाब अल मानदेब। ठीक है, बस इतना सा याद रखो, बाब अल मानदेब। यहाँ से निकलेंगे, ये है सुएज कैनाल, सुएज कैनाल से निकलेंगे और हम पहुंच जाएंगे मेडिटेरेनियन सी में। यहाँ पे ग्रीस और ये इटली, फ्रांस, यहाँ पे ट्रेड करेंगे। यहाँ से जाएंगे स्पेन से ट्रेड करेंगे, जर्मनी से ट्रेड करेंगे, पोलैंड से ट्रेड करेंगे, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, और इधर ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये ट्रेड रूट हो गया, समझ में आया? ये इस दुनिया का सबसे प्रोमिनेंट ट्रेड रूट है, सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट है दुनिया का। ठीक है, इसके अलावा एक ट्रेड रूट क्या है? एक ट्रेड रूट ये है कि यहाँ से आएंगे और इंडिया में ट्रेड करेंगे, और यहाँ पर हमने चाबहार पोर्ट बनाया था, चाबहार पोर्ट।
जो कि चाबहार पोर्ट कहाँ ले जाता था, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब के साथ डील करने के लिए, ट्रेड करने के लिए हम ये रूट यूज कर सकते थे। इसके अलावा एक रूट यहाँ से जाता है कैस्पियन सी से होके रशिया और यूरोप, ठीक है, पोलैंड वोलैंड होते हुए यूरोप में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड रूट है, ये दुनिया के इस वाले ट्रेड रूट को बोलते हैं INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। INSTC बनाना कौन चाहता है? INSTC बनाना चाहता है रशिया, इंडिया और ईरान। ये हम मेन प्लेयर हैं INSTC के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक ट्रेड रूट है कि हम यहाँ से जाएं और यहाँ पे UAE में जाएं, UAE से सऊदी अरेब जाएं, फिर इराक होते हुए, जॉर्डन होते हुए यहाँ चले जाएं इसराइल में, और यहाँ पे है हाइफा पोर्ट। हाइफा पोर्ट से हम लोग यहाँ से जाएं ग्रीस, और ग्रीस से फिर हम पूरे यूरोप में ट्रेड करें। इस ट्रेड रूट को बोलते हैं आईमेक, इंटरनेशनल, ओ सॉरी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। एक ट्रेड रूट है, ये पाकिस्तान के अंदर रहा, ग्वादर पोर्ट। याद ना भी हो तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ये सब डिस्कशन में आते रहते हैं। ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट चाइना ने बनाया हुआ है, और चाइना ने यहाँ से सी पैक बनाया है, सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। और चाइना का जो बिगर मिशन है या बिगर विजन है, वो ये है कि इसको पूरा का पूरा यूरोप से जोड़ेंगे, रशिया से जोड़ेंगे और चाइना से जोड़ेंगे। चाइना में भी इधर थाईलैंड वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह, इनसे भी जोड़ेंगे, और उधर कोरिया से जोड़ेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ओल्ड सिल्क रूट को रिवाइव करना चाहते हैं। इसको पूरे रूट को ये बोलते हैं BRI, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव। क्या बोलते हैं? BRI, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। ये मोटे मोटे तौर पे ट्रेड रूट्स हो गए जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। BRI और CPEC में डिफरेंस? सीपैक तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो ये रोड बन चुकी है, इसको बोलते हैं, सिर्फ इतनी सी रोड को बोलते हैं सीपैक, यहाँ तक जो है। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये POK से होके गुजरती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है ना, जिसको हम क्लेम करते हैं कि हमारा है, पाकिस्तान क्लेम करता है कि उसका है, वहां से होके गुजरती है ये। इसको बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। इसको आगे बढ़ा के वो BRI का अपना बड़ा सपना पूरा करना चाहता है। उस BRI के अंदर बहुत सारे छोटे 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 मिशन चलाते रहता है। जैसे यहाँ से ट्रेड रूट बनाने की कोशिश करता है बांग्लादेश से, हालांकि इंडिया उसको रास्ता देता नहीं है यहाँ पे, तो अभी तक वो बन नहीं पाया, ठीक है। तो बहुत सारे इसके अंदर कोशिश कर जाता है, यहाँ पर BRI की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे यहाँ पे कोशिश करता रहता है यहाँ से बनाने के लिए। हाँ जी, BRI की फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव, बॉर्डर एंड रोड। अभी रटने की कोशिश मत करो, याद करने की कोशिश मत करो, कंसेप्ट समझो, ठीक है। कंसेप्ट क्या है कि हमें ट्रेड रूट छोटे से छोटा, सस्ते से सस्ता करना है, तभी हम एक्सपोर्ट में क्या हो पाएंगे, एक्सपोर्ट में हमारा लेवरेज बढ़ पाएगा, ठीक। एक चीज और समझो कि नॉर्दर्न सी जो है, ये जो पूरा आपको आर्कटिक ओशन दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा पिघल रहा है। दुनिया में जितनी गर्मी बढ़ रही है, उससे 3 गुना तेजी से नॉर्दर्न सी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो के अंदर the Arctic is warming more than 3 times faster than the global average. ग्लोबल एवरेज से 3 गुना तेजी से वो पिघल रहा है, ठीक है। और बेरेंट सी और तारा सी, ये दो सी है वहां पर, जो कि काफी तेजी से वहां पर बर्फ पिघल रही है। बेरेंट सी कहाँ पर है? ये रहा बेरेंट सी, और ये रहा तारा सी, यही दिखाने के लिए जूम किया था। और इस एरिया की बर्फ जो है बहुत तेजी से पिघल रही है। अभी तक क्या समस्या थी कि हम यहाँ पे नेविगेट नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे शिप नहीं चला पा रहे थे, क्योंकि बर्फ जमी हुई है। अब बर्फ पिघल जाएगी तो क्या करेंगे? यहाँ तो दुनिया को नुकसान तो होगा, हमारे देश का मॉनसून का पैटर्न तो बदलेगा, क्लाइमेट चेंज होगा, सी लेवल बढ़ेगा, जिससे कि कोस्टल जो शहर है उनको खतरा है, और जो
छोटे छोटे आइलैंड्स है उनको बहुत खतरा है ना। लेकिन दुनिया के लिए सी रूट खुल जाएगा, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सी रूट। अब देखो देखने में ये भले ही आपको लंबा लग रहा हो कि भाई इंडिया के यहाँ से हम चेन्नई से निकलेंगे या विशाखापट्टनम से निकलेंगे और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए जाएंगे और यहाँ से बेरिंग स्ट्रेट, ये है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए नॉर्दर्न सी में जाएंगे और यहाँ से घूमते हुए फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यूनाइटेड स्टेट्स, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इनके सब के साथ क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ये रूट देखने में आपको लंबा लग रहा होगा कि भाई ये वाला ही छोटा है, इससे ये तो ये वाला ही छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये वाला रूट छोटा है। ये वाला रूट छोटा क्यों है? क्योंकि हमें नॉर्थ पोल कैसा दिख रहा है यहाँ पे, एक्सपेंडेड दिख रहा है। ग्रीनलैंड असल में इतना बड़ा थोड़ा ही, जितना बड़ा इसके अंदर दिख रहा है, बहुत छोटा है, आइसलैंड से भी छोटा है ना, बहुत छोटा है ग्रीनलैंड। वो बड़ा क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो नॉर्थ पोल के पास है और उसको जब हम 2D मैप में बनाते हैं तो हमें उसको एक्सपेंड करना पड़ जाता है। अब देखो नॉर्थ पोल, अगर हम नॉर्थ पोल देखें, अगर हम नॉर्थ पोल देखें तो देखो ये घुसे हम बेरिंग सी से, बेरिंग स्ट्रेट से, ये अलास्का है, ये रशिया है, ये बेरिंग स्ट्रेट है, और यहाँ से आके हम लोग घुस गए अंदर, है ना, यहाँ से आके अंदर घुस गए। अब देखो ये कितना छोटा सा चक्कर है, बस इस चक्कर में सारे देश शामिल है, जितने भी बड़े बड़े देश हैं, नॉर्दर्न कंट्रीज हैं, नॉर्डिक कंट्रीज जहाँ भी मोदी जी गए हैं, नॉर्वे, नीदरलैंड, ये ना, ये ग्रीनलैंड है, ये ना नॉर्वे, नीदरलैंड, वो यूके वगैरह सब इधर है, ये रहा पूरा यूरोप, ठीक है, नहीं ये रहा पूरा यूरोप, है ना, ये कनाडा है, ठीक है, कनाडा है, उसके अलावा ये रशिया है पूरा। तो यहाँ पे हम लोग, ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पे इसलिए तो यूएसए कब्जा करना चाहता है क्योंकि नॉर्दर्न सी रूट के ऊपर कब्जा करना है उसको, मेन कारण नॉर्दर्न सी रूट है, ठीक है। तो इसका चक्कर लगाया, नॉर्दर्न पोल का, नॉर्थ पोल का चक्कर लगाया, सारे कंट्रीज कनेक्ट हो गए। और देखो वैसे देखने में हमको कितना लंबा लग रहा था, वैसे देखने में हमको मैप पे देखते कितना लंबा लग रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, जबकि ये पूरा सर्कल है ना, दुनिया तो गोल है ना। तो ये बहुत ही छोटा रूट है जिससे हम बहुत सारे कंट्रीज के साथ एकदम से कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर बेसिस बनाने शुरू कर दिए किसने, चाइना ने और रशिया ने। रशिया के तो नेचुरल बेसिस नहीं, और चाइना ने भी इसके ऊपर बेसिस बनाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि इंडिया भी पीछे नहीं है, इंडिया ने भी क्या कर रखा है वहां पर, हम लोग ऑब्जर्वर है आर्कटिक काउंसिल के, 2013 से परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वर का हमारे पास क्या है, स्टेटस, ठीक है। इसके अलावा हिमाद्री रिसर्च स्टेशन सवालबाड़ नॉर्वे में हमने बना रखा है रिसर्च करने के लिए। उसके अलावा इंदिरा इंड आर्क अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है, एटमॉस्फियरिक लेबोरेटरी है, कहाँ पर, ब्रूबे बेटेट में, नॉर्वे में, ठीक है, ब्रूबे बेटेट, ठीक है, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में हिमाद्री तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। नेम द इंडियन, which of the following is the Indian research center in Arctic region, और या इन नॉर्वे। तो लोग मतलब आधे से ज्यादा बच्चे तो सोच रहे हैं अच्छा नॉर्वे भी हमने बना रखा है। तो हिमाद्री, ये एकदम क्लासिक क्वेश्चन है जो जीएस में आता ही आता है, और अब तो जरूर आएगा, ठीक है। किस्सा जी और मार्गदर्शी आप दोनों एकदम ध्यान रख लेना, क्योंकि जुडिशरी में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है कि हिमाद्री कहाँ पर है, या कौन सा है जो हमारा रिसर्च सेंटर है वहां पर, रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है, सवाल बात, ठीक है। देखो नॉर्दर्न सी रूट, मेल्टिंग आर्कटिक आइस इज ओपनिंग न्यू शिपिंग रूट। तो न्यू शिपिंग रूट बन रहे हैं, दुनिया में लड़ाई होगी ही होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंस,
रिड्यूस शिपिंग टाइम, इंप्रूव इंडिया यूरोप कनेक्टिविटी, इंडिया यूरोप की कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी इससे, एनहेंस मैरीटाइम ट्रेड, टाइम कम लगेगा इस वाले रूट से जाने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई के बारे में इसमें बात की गई है, मैरीटाइम सिक्योरिटी डायमेंशन के बारे में बात की गई है, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के बारे में बात की गई है, जो हमने पहले भी अभी जब हम एग्रीमेंट पढ़ रहे थे तो हमने एग्रीमेंट के अंदर ये सारी बातें की ना कि क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे, और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर नॉर्वे के साथ काम करेंगे, नीदरलैंड के साथ। ये सारी अभी जब पीछे बात की थी ना, हाँ बोलो यार, तो वही सारी बातें इसके अंदर रिपीटेड है। नॉर्दर्न सी रूट वाला एंगल मैंने इसलिए बता के रखा था क्योंकि इस वाले आर्टिकल के साथ मुझे वो डिस्कस करना था, नॉर्दर्न सी रूट वाला एंगल, ठीक है। तो इसको हल्का सा पढ़ लेना, अच्छा आर्टिकल है। अब देखो, यूएस एंड चाइना, द सर्च ऑफ स्टेबिलिटी, ये आप लोग आर्टिकल पढ़ना जरूर। यहाँ से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है, क्या कह रहे हैं इसके अंदर। जो मेन पॉइंट है, वैसे तो सारी बातें जीसीपीटी इसके अंदर कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ग्लोबल वो, जियो पॉलिटिक्स, ये सीधी बात है, सीधी बात करें। सीधी बात क्या है? सीधी बात ये है कि यूएस से फंसा हुआ है ईरान वॉर में, और यूएसए को क्या चाहिए ईरान वॉर से? एग्जिट चाहिए। और एग्जिट के लिए क्या किसकी मदद लगेगी? एग्जिट के लिए लगेगी चाइना की मदद। क्यों लगेगी? क्यों है चाइना इतना इंपॉर्टेंट इस वॉर में, जबकि चाइना तो लड़ भी नहीं रहा? तो चाइना से क्या है उसका संबंध? तब तक सोचो, मैं पानी भर के लाता हूँ। सोचो सोचो, जवाब भी दे सकते हो, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, कैसा जी? चाइना से क्या संबंध है इस वॉर का? क्योंकि सर चाइना तो सपोर्ट कर रहा है ना ईरान को बहुत। चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है, सही बात है। और चाइना, ईरान किसकी बात मानेगा? मतलब ईरान के ऊपर अगर किसी देश का इन्फ्लुएंस है सबसे ज्यादा, तो चाइना का है। क्योंकि ना केवल स्ट्रेटेजिक मदद कर रहा है, ना केवल जियो लोकेशंस बता रहा है अमेरिकन वॉरशिप्स की, अमेरिकन आर्मी की, ना केवल इंफॉर्मेशन दे रहा है, साथ में दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल अगर उससे कोई खरीद रहा है तो चाइना खरीद रहा है ईरान से। तो ईरान इकोनॉमिकली भी डिपेंडेंट है किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। अभी शी ट्रम्प समिट हुई है ना, इस शी ट्रम्प समिट में कुछ भी बाहर निकल के नहीं आया। चाइना ने बोला हम 200 बोइंग विमान खरीदेंगे, खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे ये भविष्य के गर्भ में है, ठीक है। केवल एक डील इस पूरी मीटिंग के अंदर फाइनलाइज हुई, वो भी चाइना के फेवर की, कि जो हाई एंड सेमीकंडक्टर्स हैं, जो हाई एंड सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, जो जिससे क्या बनेगा, जिससे एडवांस फाइटर जेट बनेंगे, वो एनवीडिया के साथ डील कर ली चाइना ने कि हम खरीदेंगे तुमसे। और यूएसए ने जो रोक लगा रखी थी चाइना को नहीं बेचने की, वो रोक भी यूएसए ने हटा दी। तो ये हुआ है, ये प्रैक्टिकली हुआ है। बाकी सब बातें, चाइना ने क्या सर बोला? कौन सी समिट में हुआ है? हाँ, ट्रम्प शी समिट, सर ट्रम्प कौन सी? शी समिट। ये इसका नाम है, ये चाइना का प्रेसिडेंट है, इसका नाम है शी जिनपिंग, और ये डोनाल्ड ट्रम्प है यूएसए का प्रेसिडेंट। तो ट्रम्प शी समिट, इसको बोल रहे हैं ट्रम्प शी समिट, ऐसा कोई ऑफिशियल नाम नहीं है ये, इसका नाम ऐसे ही रख दिया लोगों ने, ट्रम्प शी समिट, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि ट्रम्प शी समिट हुआ था, किस डेट को हुआ था, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस कहाँ पर है? इसका इम्पोर्टेंस है हमारे जो हम अपना एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं ना दुनिया को लेके, उसके लिए ये हेल्पफुल है। और दुनिया को लेके जब हम अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं तो हम आंसर राइटिंग में भी, और जब आप क्लैट का पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो उसके अंदर अलग अलग व्यूज होंगे लोगों के, आपको उन व्यूज के हिसाब से आंसर देना है। पैसेज आता है, पहले उस पैसेज को पढ़ोगे आप, फिर उसके नीचे क्वेश्चन होंगे, उसको आंसर दोगे। तो कौन सा आंसर देना है? ओपिनियटेड क्वेश्चन भी पूछता है,
कि भाई ऑथर का क्या ओपिनियन है, ऑथर के ओपिनियन के हिसाब से क्या कहना चाहता है ऑथर। तो ऑथर का ओपिनियन कब समझ में आएगा, जब हम समझेंगे, जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, और जब हम ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करेंगे, खुद भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि क्लास में सर ने समझा दिया खत्म कहानी, खत्म नहीं कहानी, ये आपको खुद भी रीडिंग करनी है। तो रीडिंग प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होनी चाहिए एक फ्लैट स्टूडेंट, ठीक है, वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट। अब देखो, ट्रम्प और शी समिट हुई, डोनाल्ड ट्रम्प मिलने के लिए गए शी जिनपिंग से इस वॉर के बीच में। क्यों मिलने के लिए गए, क्योंकि इनको एक एग्जिट चाहिए और सम्मानजनक एग्जिट चाहिए। अभी एग्जिट कर दें चले जाए, लेकिन हार मान, इसको क्या माना जाएगा दुनिया भर में कि हार मान ली। और दुनिया भर में जो सुपर पावर का तमगा इनको मिला हुआ है, वो सुपर पावर का तमगा इनसे छिन जाएगा। और इसी के अंदर एक सोसाइटिस ट्रैप की बात कर रहे हैं। सोसाइटिस क्या है, सोसाइटिस एक हिस्टोरियन था, उसने एक थ्योरी दी थी सोसाइटिस ट्रैप। उसने कहा था कि जब कोई पावर दुनिया के अंदर, जब कोई पावर उभर रही होती है, तो सुपर पावर जो होती है ना, जो सुपर पावर होती है, वो उसका कोलैप्स होना निश्चित हो जाता है ना। तब वो क्या करता है, वो सोसाइटिस ट्रैप की तरह काम करता है, जिससे कि जो सुपर पावर है वो वायलेंस की तरफ बढ़ता है ना, और वो इवेंचुअली खत्म हो जाता है। तो ये सोसाइटिस ट्रैप है, ठीक है। फिलोसफी के अंदर सोसाइटिस ट्रैप को काफी पढ़ाया जाता है, फिलोसफी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, है ना। तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, इसके अंदर उसका जिक्र भी है कि सोसाइटिस ट्रैप में यूएसए, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या कहना चाहते हैं कि यूएसए क्या चाहता है, यूएसए इज द सुपर पावर एंड चाइना इज द अपकमिंग सुपर पावर, राइजिंग पावर, है ना। तो जब कोई पावर राइज हो रही होती है तो उसको दिक्कत होने लगती है जो ऑलरेडी सुपर पावर है, जो पावर में है। होगी ही ऑब्वियसली। जैसे आप क्लास के मॉनिटर हो और कोई और मॉनिटर बन जाए, तो आपको थोड़ा तो लगेगा यार, मैं मॉनिटर अच्छा था, ये मॉनिटर खराब बन गया, इसको नहीं बनना चाहिए था मॉनिटर। पावर डायनेमिक्स चेंज हो गया क्लास का। और वहीं पे फिर आपको स्कूल का वो बनाते हेड बॉय, उसके बाद पावर हो गया, देखा मैं तो हुई पावरफुल, है ना। तो जब वो पावर जाएगी और कोई और हेड बॉय बनेगा, तब आपको लगेगा कि यार ये तो गलत हो रहा है। तब आप हो सकता है कि उसको गाली भी बक दो, या उसके साथ कुछ हॉट टॉक्स हो जाए आपकी। ऐसा देखा जाता है, स्कूलों में अक्सर हो जाते हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करोगे, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी। तो ऐसे ही जब सुपर पावर को कोई चैलेंज करता है, तो ह्यूमन टेंडेंसी क्या कहती है कि वो पलटवार करेगा, वो नुकसान करने की कोशिश करेगा। तो वो उसी ट्रैप में है। अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप चाइना गया ही क्यों था, ताकि वो डील कर सके किसके साथ, चाइना के साथ, कि तुम ईरान से बात करो कि वो सीज फायर कर दे और वॉर खत्म हो जाए। तो चाइना ने ये करने से मना कर दिया। चाइना ने कहा कि अगर ऐसा करना है तो ताइवान को छोड़ दो, ताइवान से अपना जो, अच्छा ताइवान का इशू क्या है, हल्का सा मैं आपको बता दूं उसका बैकग्राउंड दिव्या जी। ताइवान एक अलग कंट्री होते हुए भी चाइना ही है। मतलब कैसे, कि ताइवान कहता है कि मैं एक अलग कंट्री हूँ, यूएसए उसको रिकॉग्नाइज करता है कि अलग कंट्री है, लेकिन चाइना कहता है कि ताइवान मेरा है, ताइवान इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ चाइना। वन चाइना पॉलिसी उसका एक वो है, चाइना का एक पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी। तो वन चाइना पॉलिसी क्या है कि ताइवान, हांगकांग, तिब्बत सब चाइना का हिस्सा है। इवन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश ये भी चाइना का हिस्सा है, भूटान भी चाइना का हिस्सा है। तो ये सारे के सारे क्या, चाइना के क्या है, वन चाइना पॉलिसी। अब ताइवान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कौन करता है, यूएसए। ताइवान को हथियार देता कौन है, यूएसए। ये चीज होने वाली थी, इसके इंडिकेशन पहले से मिल गए। यूएसए ने क्या किया, यहाँ जाने से पहले ताइवान को हथियार बेचे, तो चाइना को दिक्कत होनी थी। चाइना के लिए तो इंटरनल मैटर हो गया, क्योंकि चाइना तो ये कह रहा ना कि मैं ही, वो चाइना ही है, ताइवान है ही नहीं, तो वो तो चाइना ही है, ठीक है। तो चाइना को दिक्कत हुई, तुम मेरे मेरे देश में दूसरे लोगों को क्यों हथियार बेच रहे हो। तो चाइना ने बोला, फिर उसके बाद ये मिलने गया, क्योंकि इसको पता था कि नेगोशिएशन टेबल पर क्या कौन आएगा, ताइवान आएगा, और ताइवान के बदले ईरान को एक्सचेंज किया जाएगा। ये होगा, ये फ्यूचर में होगा कि चाइना क्या करेगा, ताइवान के बदले ईरान को एक्सचेंज करेगा, ठीक है। वो कहेगा ठीक है मैं ताइवान पे कब्जा कर रहा हूँ, बीच में बताना। वो कहेगा ठीक है मैं यहाँ से एग्जिट ले रहा हूँ, मेरा एग्जिट करा दो, तो वहां से एग्जिट ले लेगा,
यूएसए और यहाँ ताइवान हो जाएगा चाइना का। और चाइना को गोली चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो डील से ही हो जाएगा, है ना। तो वो क्या है, चाइना का ही हिस्सा बनने वाला है। ये कौन कह रहा है, ये इस आर्टिकल में ऐसा कह रहे हैं। और इस आर्टिकल को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि यूएसए इस टाइम फंसा हुआ है और यूएसए ही ताइवान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये बहुत पहले से लोगों को पता था, एक्सपर्ट इसके बारे में बहुत पहले से बताते आ रहे हैं कि ताइवान का एक्सचेंज होगा, ठीक है। इसके अलावा के अंदर कोई इम्पोर्टेंट पेज, अगर ये पेज वाइज बताया हुआ है इसके अंदर कि चाइना और यूएस का रिलेशनशिप किस तरीके से बढ़ा, ठीक है। पहले तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, गुड्स बनाने लगा, एक्सपोर्टर बन गया दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है। नीड फॉर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, ईरान क्राइसिस और स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कराना इस टाइम डोनाल्ड ट्रम्प के लिए बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि पूरी दुनिया उसको मिलकर गाली देती है कि तुमने ये क्या किया, पेट्रोलियम के रेट इतने बढ़वा दिए, है ना। क्या ताइवान इशू हमने डिस्कस कर लिया, डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्रेशर, इकोनॉमिक ट्रेड इशू, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। टेक्नोलॉजी डिस्प्यूट जो इनके बीच में है, वो मैंने बताई दिया कि S200 चिप्स इसने यूएस ने बेचने के लिए एनवीडिया की S200 चिप्स अलाउ कर दी चाइना, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ताइवान इशू फिर से आ गया, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आप देखो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं नथिंग ऑफ ईरान विल बी लेफ्ट इफ इट डज नॉट एग्री टू डील। तो खुद फंसे हुए हैं और सामने वाले को धमकी दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। इसको हम लोग एनालाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है बस, और इसमें एनालिसिस करने जैसा कुछ नहीं है। आगे आने वाले समय में जो होगा वो हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। दिव्या, नो यस जी, सर। आदित्य, कोई डाउट, किसा जी, सर मार्गदर्शी। दिव्या, आज की क्लास समझ में आई?